स्वागत। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। यवतमाल की नगरी में हमारे हरदिल अजीज कन्हैया कुमार जी का हम यहाँ पे स्वागत करते हैं और इस हसीन शाम में एक चांद की तरह यवतमाल में चमचमाते हुए हम आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग कन्हैया कुमार जी को सुनने के लिए बेताब है, लेकिन उसके पहले इस प्रोग्राम की कुछ औपचारिकता है, उसे हमें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले हमारे सभी मान्यवरों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और इन सभी से गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी प्रतिमा को मालार्पण करके प्रतिमा पूजन करें। प्रवीण इंगोले साहब, अनिल बसना बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं आदरणीय प्रमोदिनी रामटेके मैडम से गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम के अध्यक्ष पद पे विराजमान हो। मेहमानों का इस्तकबाल ही हमारी परंपरा रही है, उनका स्वागत करना भी हमारा रस्म रहा है। इसलिए मैं मेहमानों का स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले इसके पहले मैं इस शाम में कुछ लोगों को पुरस्कार देने का समता पर्व आयोजक समिति ने तय किया है। मैं चाहता हूं कि जब्बार चिनी वनी इन्होंने मंच पर आए और इन्हीं के साथ माधव सरकुंडे साहब, इनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए। मैं कन्हैया कुमार जी का स्वागत करने के लिए समता पर्व के सचिव श्री टेठे साहब, इनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और कन्हैया कुमार जी का स्वागत करें। इसके बाद मैं जितेंद्र ढानके सर, इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मंच पर आए और समता पर्व के कार्याध्यक्ष
राजूदास जाधव जी का स्वागत करें। इसके बाद मैं दीपक नगराड़े जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और समता पार्क के अध्यक्ष रामदास जी राउत इनका स्वागत करें। इसके बाद मैं एडवोकेट राहुल पाटिल से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मेहमान श्री प्रवीण इंगोले सर इनका स्वागत करें। इसके बाद मैं सूरज खोबरागढ़ी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे मेहमान प्रबोधिनी रामटेके मैडम का स्वागत करें। इसके बाद हमारे मेहमान श्रीमती डॉक्टर स्नेहल ओके मैडम इनका स्वागत करने के लिए मैं हमारे दोस्त एडवोकेट जयसिंह चौहान सर को बोलूँगा कि वो इनको स्वागत करें। इसके बाद मैं नारायण स्थूल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मेहमान प्रफुल्ल गुड़गे पाटिल सर का स्वागत करें। श्री नरेंद्र जिचकार साहब इनका स्वागत करने के लिए मैं मनवर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। सचिन मनवर साहब। मैं विजय सरटकर सर का स्वागत करने के लिए प्रवीण सर को आवाज दूंगा। प्रवीण पाइकराव जी। धनंजय सर का स्वागत करने के लिए मैं विजय मालखेड़े सर को आवाज दूंगा। मैं जनार्दन मनवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो समता पार्क के अध्यक्ष रामदास राउत सर का स्वागत करें। हमारे बीच जो दूर दराज से मेहमान आए हुए हैं उनका अल्प परिचय करने के लिए हमारे बीच सत्कार मूर्ति जब्बार चीनी साहब इनका स्वागत करने के लिए
सिद्धार्थ भवरे सर से गुजारिश करूंगा। इंजीनियर सहारे सर का स्वागत करने के लिए मैं पल्लवी रामटेके मैडम से गुजारिश करूंगा कि उनको स्वागत करें। हमारे दूसरे सत्कार मूर्ति माधव सरकुंडे सर, इनको स्वागत करने के लिए मैं राहुल कुचे सर को आवाज दूंगा। हमारे बीच यवतमाल के जानी मानी हस्ती दानशूर भाई अमन भी मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे प्रोग्राम के अध्यक्ष प्रमोदिनी रामटेके मैडम से गुजारिश करूंगा कि वो उनका स्वागत और सत्कार करें। रामदास राउत सर और प्रमोदिनी रामटेके मैडम दोनों। हा सत्कार यासाठी होत आहे, या देशामध्ये सर्वीकडे शांतता राहावी, सर्वांच्या मनामध्ये अमन राहावा, सुव्यवस्था राहावी, याकरिता सध्या रमजानचा महिना चालू आहे। त्यामुळे नमाज पडायला जाण्याची घाई, अल्लाची घाई असल्यामुळे या बंद्याचा या ठिकाणी सत्कार होत आहे। जोरदार जो 12ही महिने ज्यांच्या पोटामध्ये अन्न नाही त्यांची भूक भागवणारं हे व्यक्तिमत्व समतापर्व प्रतिष्ठानच्या वतीने या ठिकाणी आदरणीय कन्हैयाजी, प्रवीणजी, ॲडव्होकेट रामदास राऊत साहब, प्रमोदिनी रामटेके तथा सर्व कार्यकारिणीच्या वतीनं यांचा जाहीर सत्कार होते आहेत। कधी दवाखान्याच्या गेटवरती अमनभाईचं नाव असते, तर कधी रस्त्यावर पडलेल्या माणसाला उचलून त्याची भूक भागवावी, याकरिता हे धडपडणारं व्यक्तिमत्व। आपण जोरदार टाळ्या या व्यक्तिमत्वासाठी वाजवाव्यात। थँक्यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक्स टू ऑल। जय भीम। इसके बाद हमारे बीच मौजूद दूर दराज से आए हुए मेहमान, इनका अल्प परिचय करने के लिए मैं एडवोकेट जयसिंह चौहान सर को आमंत्रित करता हूँ। अखिल विश्वाला शांतीचे संदेश देणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध, सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतामध्ये आरक्षणाची नीव ज्यांनी ठेवलेली आहे असे राजश्री शाहू महाराज आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांना त्रिवार वंदन करतो। आजच्या या तिसऱ्या विचारवेध कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले मंचावरील प्रमुख पाहुणे डॉक्टर कन्हैया कुमार, डॉक्टर प्रवीण इंगोले, समता पर्वाचे अध्यक्ष माझे मित्र ॲडव्होकेट रामदास राऊत, आमच्या परिसरातील लढवय्या असलेल्या कार्यकर्त्या प्रमोदिनीताई, मंचावर अनेक कार्यकर्ते आहेत, सर्वांचे नावं या अल्पावधीत घेणे शक्य नाही, सर्वांना या ठिकाणी सप्रेम जयभीम करतो। आणि आपल्या पुढे जे आदरणीय जे पाहुणे आलेले आहेत यांच्या परिचयाची मला आवश्यकता वाटत नाही, ती यासाठी कारण संपूर्ण भारतामध्ये कन्हैया कुमारजीचं नाव आपल्या सर्वांना परिचित आहे, त्यांचं योगदान आपल्याला माहीत आहे, राजकीय सामाजिक जीवनामधलं इत्यंभूत माहिती आजच्या सामाजिक इंटरनेट आणि सोशल माध्यमाच्या जमान्यामध्ये आज त्यांच्याबद्दल काही सांगणं हे फार औचित्याचं ठरणार नाही। डॉक्टर प्रवीण इंगोलेंच्या संदर्भामध्ये सांगायचं तर रसायनशास्त्राचे ते प्राध्यापक IITला शिकवतात ते, परंतु आज या मंचावरती भारतामधल्या जाती व्यवस्थेमध्ये विभाजित झालेल्या समाजाचं रसायन समजून सांगण्यासाठी आज ते या ठिकाणी आलेले आहेत। आणि अशा या लढवय्या कार्यकर्त्यांकडून आज आपल्याला मार्गदर्शन लाभणार आहे।
परंतु परिचयाची ही जी भूमिका आज माझ्याकडे सोपवलेली आहे, परिचय देत असताना पाहुण्यांचा परिचय आज या ठिकाणी आपल्यापुढे मी देतो आहे। लेकिन यहाँ पर जो मेहमान आए हुए हैं कन्हैया कुमार जी, मैं इनसे मुखातिब होना चाहता हूँ और इनको बताना चाहता हूँ कि यवतमाल की ये जो भूमि है, मैं आपको हमारे जो लोग यहाँ पे आए हैं इन लोगों का परिचय आपसे करवाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि यवतमाल नगर ऐसा रहा है कि यवतमाल अम्बेडकरी मूवमेंट का ये एक सेंटर रहा है। पूरे महाराष्ट्र में अगर यवतमाल में कोई मूवमेंट खड़ी होती है तो उसका रिफ्लेक्शन पूरे महाराष्ट्र में होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यवतमाल में अम्बेडकरी मूवमेंट फिर चाहे वो नामांतर आंदोलन हो, चाहे रिडल्स का हो, चाहे खैरलाल जी का हो, यवतमाल के नगरी में ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनका मैं नाम यहाँ पे लेना चाहता हूँ इस मंच से। यहाँ पे हमारी भगिनी, हमारी जो मौसी जी बैठी है, प्रमोदिनी ताई रामटेके, ये एक खंभीर कार्यकर्ता रही है। नामांतर राव, खैरलाल जी राव, ये आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी तरह यहाँ पे राजा गणवीर, हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आनंद गायकवाड़ है, नवनीत महाजन है, गोविंद मेश्राम है, रमेश जीव ने, नीलाताई जोगलेकर है, बाळा भोसले, ऐसे बहुत लोगों का मैं नाम ले सकता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए और एक बात बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक ही व्यक्ति को सर्टिफिकेट इशू किया था, उस व्यक्ति का जन्म भी इसी यवतमाल में हुआ था। उनका नाम था राजानंद गढ़पाले। और मैं इन लोगों का परिचय आपसे इसलिए करवाना चाहता हूँ कि जो मूवमेंट आप इंडिया में चलाते हो वो मूवमेंट यवतमाल में सालों से चलते आ रही है। लेकिन आप जैसे जहाँ से आप सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी करते हो, हमारा यवतमाल ये बैकवर्ड जिला है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। किसानों का बहुत बड़ा यहाँ पे आत्महत्या होती है, आपको पता है। और उसी तरह आपको ये भी पता चलना चाहिए कि यवतमाल की इस भूमि में ऐसे बहुत कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन बलिदान दिया है और उसी बलिदान से आज ये यवतमाल का नगर अम्बेडकरी मूवमेंट का एक सेंटर करके खड़ा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारों के संख्या में जो भीड़ खड़ी है, रामनवमी होने के बावजूद भी यहाँ पे अम्बेडकरी मूवमेंट के यहाँ पे इतने सारे कार्यकर्ता आज हाजिर हुए हैं, वो सिर्फ आपको सुनने के लिए आए हैं। और यही परिचय मैं आपको इन लोगों के तरफ से देना चाहता हूँ, क्योंकि परिचय ये आपका उनको पहले से ही पता है, लेकिन आपको इन लोगों की जो जानकारी है वो देना मैं ज़्यादा उचित समझता हूँ। आपने यहाँ पे आके हम लोगों का आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके तरफ से और बहुत दमदार बात रखी जाएगी ये अपेक्षा करता हूँ, रुकता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह चौहान सर। हमारे पास वक्त की कमी है और हमें कन्हैया कुमार साहब को सुनना है। इसके पहले मैं सबसे सभी से गुजारिश करूंगा, जो लोग मनोगत व्यक्त करने वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना मनोगत कम समय में, कम शब्दों में कहे, ताकि हम कन्हैया कुमार जी को पूरा सुन सके। इसके बाद में इस प्रोग्राम की रूपरेखा, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, इसका प्रास्ताविक के लिए समता पर्व के सचिव सत्यवान देठे साहब को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और प्रास्ताविक रखे। संपूर्ण जगाला शांतीचा, क्रांतीचा संदेश देणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध, समाज क्रांतीचे अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतीय घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज, या सर्व महामानवांना प्रथमतः मी अभिवादन करतो। समता पर्व 2022चे अध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट रामदासजी राऊत, आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा प्रमोदिनीताई रामटेके, विचारपीठावर उपस्थित सर्व सन्माननीय मान्यवर, आपण सगळे बाबासाहेबांच्या प्रती आपल्या मनात जी निष्ठा आहे, विश्वास आहे, जी भूमिका बाबासाहेबांच्या बद्दल आपल्या मनात आहे आणि बाबासाहेबांच्या बद्दल आपला हा कृतज्ञता भाव व्यक्त करताना आपण वाड्या वस्त्यांमध्ये, आपापल्या वस्त्यांमध्ये बाबासाहेबांची जयंती, महात्मा फुल्यांची जयंती आपण साजरी करत होतो।
हे महामानवा तू आला नसतास तर आमचा कोण वाली असता. हे महामानवा तू आला नसतास तर आमचा कोण वाली असता. आणि आपला वाली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती ज्या वाड्या वस्त्यांमध्ये आपण साजरी करत होतो, 2005 साली तत्कालीन जिल्हाधिकारी माननीय डॉक्टर हर्षदीप कांबळे साहेब यांच्या डोक्यातून एक कल्पना निघाली की हे सगळे छोट्या छोट्या समूहामध्ये साजरी होणारी जयंती जर आपल्याला सामूहिक पद्धतीने साजरी करता आली तर इथल्या व्यवस्थेला एक प्रचंड उत्तर मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. जी व्यवस्था तुमचं आमचं अस्तित्व आज नाकारते आहे. म्हणजे आज तुमच्या आमच्यामध्ये जो काही बदल झाला, आज आपण आपल्या जगण्यात जे काही परिवर्तन झालं ते बाबासाहेबांच्या भूमिकेमुळे झालं, बाबासाहेबांच्या कार्यामुळे झालं. आणि म्हणून इथल्या व्यवस्थेला, इथल्या प्रतिगामी व्यवस्थेला तुमचं आमचं जगणं मान्य नाही. तुमच्या आमच्या जगण्यामध्ये होणारा जो काही बदल आहे तो बदल त्यांना मान्य नाही. आणि म्हणून कुठेतरी या देशामध्ये एका प्रतिक्रांतीची सुरुवात होते आहे. आणि म्हणून ही प्रतिक्रांती थोपवण्याची जबाबदारी या देशातल्या तमाम आंबेडकरवाद्यांवर आहे. ही प्रतिक्रांतीचं स्वरूप आपण पहिल्यांदा समजून घेतलं पाहिजे की आपल्या शिक्षणाला सुरुवात होऊन फक्त 5-25 वर्ष झाले, 5-50 वर्ष झाले. आणि शिक्षणाला सुरुवात होऊन 5-50 वर्ष होते न होते कुठंतरी या वंचित वर्गातल्या, गावखेड्यातल्या, कामगारातल्या, शोषित वर्गातल्या मुलांना या शिक्षणापासून वंचित ठेवता येऊ शकते का, याचं प्लॅनिंग कुठेतरी आपण समजून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून आज कमीत कमी शिक्षणासारखी व्यवस्था ही गव्हर्नमेंटच्या ताब्यात पाहिजे, गव्हर्नमेंटच्या ताब्यात पाहिजे. आणि हे शिक्षण व्यवस्था आज कुठेतरी खाजगीकरणाच्या नावाखाली गव्हर्नमेंटच्या सगळ्या शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. आणि आज इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा मोठ्या प्रमाणामध्ये या शाळांना ऊत आलेला आहे. इंग्रजी शाळेमध्ये शिकणारा KG 1 मध्ये नर्सरीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला वर्षाला 50,000 रुपये खर्च येतो नर्सरीमध्ये शिकणाऱ्या. आणि जर समजा इथून 5-10 वर्षानंतर ह्या सगळ्या गव्हर्नमेंटच्या शाळा बंद पडल्या तर नर्सरीमध्ये शिकणारे आपल्या बहुजन समाजामधल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी निश्चितपणे नाकारल्या जाईल. म्हणजे शिक्षणापासून तुम्हाला वंचित ठेवण्याचं षडयंत्र, तुम्हाला आर्थिक व्यवस्थेपासून वंचित ठेवण्याचं षडयंत्र ही व्यवस्था करते आहे. आणि म्हणून या समता पर्वाच्या माध्यमातून कुठेतरी हा विचार, प्रबोधनात्मक विचार लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. या आशयाने आज कुठेतरी बहुजन समाजाने समजून घेण्याची ही गरज आहे. या निमित्ताने मला या ठिकाणी बोलवलं, बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. जय भीम. धन्यवाद देठे सर. इसके बाद में तेजी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समता पर्व प्रतिष्ठान की जानिब से 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार हर साल घोषित किए जाते हैं, जिसका नाम मूकनायक पत्रकारिता पुरस्कार और दूसरा समर्पण पुरस्कार। इसके ताल्लुक से हमारे मित्र आप लोगों को जानकारी देंगे और सत्कार मूर्ति जो है मंच पर विराजमान है उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात आपको इस जगह से देंगे। कन्हैयाजींना मराठी समजते, त्याच्यामुळे चिंता करण्याची गरज नाही. मराठीशी खूप चांगलं नातं आहे. कन्हैयाजी सभी का सवाल था कि मराठी समझ में नहीं आती, मैं मराठी में बोलूँगा. या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचे 2 पुरस्कार आहेत. एक पुरस्कार आहे प्राध्यापक माधव सरकुंडेंना. हा भावनिक पुरस्कार आहे. ज्या मनसूर एजाज जोशनी इथे समता पर्वाची पहिली नीव रोवली त्या ठिकाणी हात वर्त करून सांगितलं होतं की मैं पहिला बंदा हूँ जो फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा पे चलता हो. कोरोनामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला म्हणून समता पर्वाने समर्पण नावाचा मनसूर एजाज जोशच्या नावाने पुरस्कार दिला. तो अशा माणसाला दिला ज्याच्या ताटाजवळही पुस्तक आहे, ज्याच्या खाटेजवळही पुस्तक आहे, ज्याच्या अंगणातही पुस्तक आहे, ज्याच्या गच्चीवरही पुस्तक आहे. प्राध्यापक माधव सरकुंडे. मी कन्हैयाजींना विनंती करतो या डिवोटेड माणसाला या ठिकाणी सन्मानपूर्वक पुरस्कार प्रदान करावा. प्राध्यापक माधव सरकुंडे, मनसूर एजाज जोशसाठी आपण समर्पणीय टाळ्या वाजवाव्यात अशी माझी नम्र विनंती आहे. या पुरस्काराची गरिमा खूप मोठी आहे. प्रत्येकाशी समन्वयाचं नातं, सांस्कृतिक देवेघेवीचं नातं, स्नेहसंबंधाचं नातं मनसूर एजाज जोश यांनी जोपासलं. त्यामुळे या पुरस्काराला आम्ही समर्पित म्हणून प्राध्यापक माधव सरकुंडेंना दिलं. आदिवासी परिसरामध्ये राहणारा माणूस, लहानपणापासून बाबासाहेबांना उशात घेऊन झोपणारा माणूस आणि म्हणून माधव सरकुंडे ही यवतमाळची सर्वात मोठी संपत्ती आहे. आपण जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात. पुरस्काराचं वितरण या ठिकाणी सन्मानपूर्वक होत आहे. दुसरा पुरस्कार आहे कोळसा खदानीमध्ये सांडलेला कोळसा, वेस्टेज जाणारा कोळसा
वेचणारा पोरगा वणीच्या परिसरामध्ये लांब प्रकारे दौडतो, संध्याकाळी येतो, कोळसा विकतो आणि आपल्या आईला सांगतो आज संध्याकाळची चूल पेटली आहे. त्याचं वृत्त विश्लेषण करणारा एक निर्भळ पत्रकार या ठिकाणी आहे, जो वणीचा आहे, जब्बार चिनी. नवभारत प्रेसला हे काम करतात. या ठिकाणचा मूक नायक पुरस्कार यांना प्रदान केला जातो. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करेल की आपण हा पुरस्कार त्यांना सन्मानपूर्वक प्रदान करावा. ॲडव्होकेट रामदासजी राऊत, कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा प्रमोदिनी रामटेके, राजूदाजी जाधव, इंजिनियर मनोहरजी शहारे, फोटोग्राफर हा पुरस्कार देताना या ठिकाणी आम्ही सन्मानपूर्वक बडी खैर यांनी आपल्या कल्पनेतून हे चित्र रेखाटले आहेत आणि हे सर्व पुरस्कार त्यांना आम्ही प्रदान करतो आहोत. सर्वात जगप्रसिद्ध असणारा चित्रकार यवतमाळमध्ये आहे. तिसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट है, जब कन्हैया जी आप दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो हमारे चूल्हे के पास में रहने वाला बच्चा भी पुकार रहा था, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, तू नहीं देती तो मैं छीन के लूंगी. एका आईचं वाक्य होतं, एका बापाचं वाक्य होतं, एका गल्लीतलं वाक्य होतं, एका दिल्लीतलं वाक्य होतं. हा युवक कुठल्याही प्रकारची तमा न करता JNUच्या कॅम्पसमध्ये एकटा स्वातंत्र्यासाठी लढत होता, एकटा आझादीसाठी लढत होता. जोरदार टाळ्या वाजवा. या वर्षीचा सर्वात मोठा पुरस्कार, जो पुरस्कार समता प्रभा ने कन्हैयासाठी स्पेशल बनवला. सर, हमने 1 साल से मेहनत की, ये पुरस्कार की. हम वेट कर रहे थे वो बंदे का जिनको ये पुरस्कार समर्पित करे. हर एक पल पल ढूंढ रहे थे कि कन्हैया जी आएंगे. जब आप बैठे तो भी पूछ रहे थे, बैठ गए, आ गए. इतना प्यार करते हैं यवतमाल के लोग आपसे. मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, ये पुरस्कार देते हैं, हम कन्हैया जी को पुरस्कार दे रहे हैं. ये पुरस्कार समर्पण संयोजन जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक मूवमेंट चलाई, इस धरती पर चलाई, उस धरती का हर बच्चा बोले कि मैं अच्छी तरह से जीना चाहता हूँ, मैं आज़ादी से जीना चाहता हूँ. मी सन्मानानं आजच्या कार्यक्रमाच्या सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय प्रमोदिनी रामटेके, समता पर्वाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट रामदासजी राऊत, राजूदाजी जाधव, आदरणीय शहारे साहेब, या ठिकाणी सचिव सन्माननीय देटे सर, या सर्वांना विनंती करेल की आपण हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करावा. ॲडव्होकेट इम्रान देशमुख सर को मैं संचालन सुपूर्द करता हूँ. बहुत बहुत अभी अभी कन्हैया कुमार जी को जो पुरस्कार दिया गया है उसका नाम सत्यशोधक समता रत्न पुरस्कार 2022 इस तरह रखा गया है. मैं इसके लिए कन्हैया कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. इसके बाद मैं अपने मनोगत व्यक्त करने के लिए प्रवीण इंगोले साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वह आए और अपने मनोगत व्यक्त करें. अखिल भारताला नवे विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध आणि त्याच विचारांचा प्रचार प्रसार करणारे सम्राट अशोक. स्वराज्य म्हणजे काय असतं, आझादी म्हणजे काय असतं याची मुहूर्तमेढ ठेवून आझादी काय असतं याचं उदाहरण आम्हाला समोर पेश करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज, समता बंधुता यांचा पुरस्कार करणारे महात्मा ज्योतिबा फुले,
आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज आणि या सर्वांचं प्रत्येक गुणांचं कुठे ना कुठे कॉम्बिनेशन करून आमच्यापर्यंत पोहोचणारे, आम्हाला आझादी देणारे, गुलामीच्या जखडातून आम्हाला सोडवणारे उच्च विद्याभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महान मूर्तींना मी अभिवादन करतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी श्री कन्हैयाकुमारजी, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि मंचकावर उपस्थित सर्व आदरणीय लोकांना वंदन करून आणि सर्वात शेवटी तुम्हा सर्वांना सप्रेम जय भीम, सप्रेम जय भीम. मला जोरात बोलून राहिलो, तिकडून काही आवाज येऊन नाही राहिला, जोरात बोलून द्यावं आणखीन एक वेळा. सर्वांना सप्रेम जय भीम. मुझे पता है आप सभी लोग यहाँ पे कन्हैया जी को सुनने के लिए आए हैं और आपकी तरह मैं भी उनको सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ. बट मैं आपका ज़्यादा नहीं, बस मैं 10 मिनट का समय, 5 से 10 मिनट का समय लूँगा, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ की क्या हालात है. डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर said, education is like a milk of a tigress, and whoever drink will not stop from roaring. शिक्षण वाघिणीचं दूध आहे आणि जो कोणी शिक्षण घेईल तो डरकाळी फोडल्याशिवाय राहणार नाही. आजच्या या काळात मी त्यामध्ये थोडासा बदल करतो और मैं बोलना चाहूंगा हायर एजुकेशन, एजुकेशन तो आपको टाइगर बना देगा, बट हायर एजुकेशन आपको लायन बना देगा. और इस हायर एजुकेशन की क्या दशा है और क्या दिशा होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं आपके सामने 5 से 10 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ. जैसे मुझे बताया और जैसे बताया गया मेरे बारे में कि मैं IIT से आता हूँ, IIT दिल्ली में प्रोफेसर हूँ. तो IIT दिल्ली में एक SC कैटेगरी का लड़का कैसे पहुंच गया, एक सवाल उठेगा. एक गरीब घर से निकला हुआ, एक छोटे से गांव देहात में पढ़ने वाला लड़का IIT में कैसे पहुंच गया. लोग बोलेंगे वहां पे रिजर्वेशन है, लोग बोलेंगे वहां पे रिजर्वेशन है. आपको बता देना चाहता हूं, IITs और IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इसमें रिजर्वेशन है सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है और हायर कास्ट के लिए है. लोअर कास्ट लोगों के लिए वहां पे रिजर्वेशन नहीं है. हालांकि कुछ मूवमेंट चली है. रिसेंटली 2019 में एक लॉ आगे आया है जिसमें एंट्री लेवल मतलब लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे आप रिजर्वेशन दे सकते हैं. ऐसी रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. मैं आपको बताना चाहूंगा देश में अभी तक 20 IIMs हैं और 23 IITs हैं. इसमें कितने लोग हैं जो फैकल्टी पोजीशंस पे हैं? इसमें सिर्फ 12% लोग हैं, 12% लोग हैं जो SC, ST, OBC एंड EWS कैटेगरी. इन सबको मिला के आप देखोगे तो बनेगा 60% रिजर्वेशन, 59.5. बट कितना अभी तक है फैकल्टी वहां पे? सिर्फ 12%. 60% जहां पे होना चाहिए था 12% है. ये आंकड़े मैं नहीं दे रहा हूं, ये आंकड़े अभी रिसेंटली शशि थरूर जी ने लोकसभा में क्वेश्चन पूछा था गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की तरफ से ये आंकड़े है. आप देख सकते हैं द हिंदू February 9, 2022 का ये न्यूज है. और उसमें भी बताया जाता है कि ये आंकड़े जो है ये
एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि जब पहले रिजर्वेशन था ही नहीं तो रिजर्व कैटेगरी के लोग जो आए हैं वो अपने मेरिट पे आए हैं, ओपन मेरिट से आए हैं, उनको आप रिजर्व कैटेगरी में कैसे इंक्लूड कर सकते? तो ये हालत है आईआईटीज की। बहुत सारी बड़ी बड़ी आईआईटीज दे लीजिए आप, फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली लीजिए। आईआईटी दिल्ली में सिर्फ 6.5% लोग हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जहां पे टोटल फैकल्टी, जहां पे टोटल प्रोफेसर्स की संख्या 700 से ऊपर है। आईआईटी बॉम्बे दे दीजिए, आईआईटी दिल्ली तो चलो ऊपर है, नॉर्थ में है। अपने महाराष्ट्र में देख लीजिए, आईआईटी बॉम्बे है जहां पे सिर्फ 3.8% फैकल्टी जो है वो रिजर्व कैटेगरी की। और रिजर्व कैटेगरी का मतलब मैं बोल रहा हूँ SC, ST, OBC, EWS, इन सब को मिला के सिर्फ 3.5%, राइट। अब जहां जहां पर भी है कुछ लोग, आप देख लीजिए 22 आईआईटीज है, 23 में से 22 आईआईटीज है जिसमें 6 से कम लोग हैं जो ST कैटेगरी के हैं। ज्यादा से ज्यादा 6 लोग मिलेंगे ST कैटेगरी के। 18 आईआईटीज हैं जिसमें आपको SC कैटेगरी के लोग मिलेंगे जो 10 से कम है। आईआईटी दिल्ली भी उसमें से एक है, जहां पे 700 लोग काम कर रहे हैं। हमारा 15% का हिस्सा होना चाहिए, वहां पे सिर्फ 7 लोग काम कर रहे हैं, 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने चाहा था। अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द इशू, क्यों यहाँ पे रिजर्वेशन होता नहीं? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बिठाई थी जहाँ पे आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर राम गोपाल राव, आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर करंदीकर, अब नाम से तो जान ही गए होंगे, इन लोगों की कमेटी बिठाई और इनको बोला गया कि हम रिजर्वेशन कैसे इंप्लीमेंट करें, रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करें। साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों को जिम्मा सौंपा गया रिजर्वेशन कैसे इंप्लीमेंट करें, उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया? उन्होंने रिकमेंडेशन दिया आईआईटीज ये बहुत ही अलग चीज है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, इसमें आप रिजर्वेशन ना रखें। तो जिनको सौंपा गया था कि रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, वो बोल रहे कि रूल्स को स्क्रैप कर दीजिए। जिनको बोला है कानून बनाने के लिए इसको इंप्लीमेंट करो, वो बोल रहे नहीं इसको तो स्क्रैप करना होगा सर। ये सिचुएशन है। और हायर एजुकेशन में लोग मिलते नहीं हैं। एक बहुत बार जब भी किसी गवर्नमेंट एजेंसी हो, किसी को भी पूछा जाए तो आपको एक ही आंसर सामने से मिलता है कि हमारे पास वेल क्वालिफाइड लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वेल क्वालिफाइड लोग नहीं है। कितने सारे लोग आप देखेंगे SC, ST, OBC कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के लोग आपको मिल जाएंगे, बट माइंडसेट, आप लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे? जो ऊपर बैठे हैं, जो रिक्रूटमेंट करते हैं, उनका माइंडसेट है कि नहीं है, हमें इनमें से नहीं लेना है, तो कैसे होता है? और क्या, और एक और आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट सामने आ जाता है कि रिजर्वेशन लेने से इस इंस्टीट्यूट्स का क्वालिटी नीचे आ जाएगा। मतलब आप लोग कुछ काम के नहीं हो, आपको ले लिया तो हमारा क्वालिटी खराब हो जाएगा। क्या ये सच है? क्या ये सच है? वैसे कोई स्टडी नहीं है जिन्होंने एजुकेशन पे काम किया हुआ है, बट 2 स्टडीज है जो रिपोर्टेड है कि रिजर्वेशन आने से क्या हालात में चेंज हुआ है। 2014 में देशपांडे एंड वाइसकॉफ में वर्ल्ड डेवलपमेंट नाम का जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल है, जिसमें एक स्टडी पब्लिश किया है जो इंडियन रेलवेज में स्टाफ ग्रेड A एंड ग्रेड B जो मैनेजरियल पोस्ट के लिए होते हैं, उन्होंने स्टडी किया 10 साल का स्पैन में अगर हमने रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की है तो हमारे आउटपुट में क्या चेंज हुआ है। और मैं खुशी से आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने फाइंड आउट किया है रिजर्वेशन से कोई भी नीचे नहीं आया है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा फायदा ही हुआ।
दूसरा एक स्टडी है 2020 में जो पब्लिश हुआ है अमेरिकन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनके ऊपर स्टडी है क्या उनमें रिजर्वेशन लाने से यहाँ का स्तर नीचे गया है। फिर से मैं गर्व से बताना चाहूँगा वहाँ पर भी कोई भी डिक्रीमेंट ऑफ क्वालिटी नहीं देखा गया, बल्कि जिस लागत से, जिस मेहनत से, एफिशिएंसी से ओपन कैटेगरी का बंदा काम करता है, उतनी ही लागत से, उतनी ही एफिशिएंसी से आपका रिजर्व कैटेगरी का बंदा भी काम करता है। उसके बाद फिर भी क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं रिजर्व कैटेगरी के लोग आते हैं? प्रॉब्लम है इसमें रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन। एडवर्टाइजमेंट भी होता है तो सिलेक्टेड होता है, भाई मुझे इस कैटेगरी, इस सब्जेक्ट में लोग चाहिए, मुझे अमुक अमुक सब्जेक्ट का चाहिए, मुझे उस टॉपिक का चाहिए, मैं नहीं लूंगा। आप PhD होकर भी जाएंगे तो भी बोला जाएगा कि नहीं, यू आर नॉट सुटेबल। अगर आप सुटेबल हो भी गए, नेक्स्ट वाले जो इंटरव्यू पैनल है वहां पे तो सर बड़े लोग बैठे हैं जो आपका फाइनल सिलेक्शन करेंगे। फिर से NFS आ जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। ये गहराइयाँ एक्चुअली जो है ये हमारे माइंडसेट में है, यहाँ के तथाकथित उच्च वर्गीय लोगों के माइंडसेट में है। उनको जब तक नहीं बदला जाएगा, यहाँ पे रिजर्वेशन का मुद्दा हो जो अभी तक सॉल्व नहीं किया गया, पर्टिकुलरली इन हायर एजुकेशन, वो कभी नहीं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मुझे पता है आप कन्हैया जी को सुनने के लिए बेताब है, तो जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया इंगोले साहब। इसके बाद मैं समता पर्व के अध्यक्ष एडवोकेट रामदास राउत सर से गुजारिश करूंगा कि वह और अपने इज़हार ख्याल 2 मिनट में व्यक्त करें। संपूर्ण विश्वाला शांतीचा, ममतेचा, करुणेचा संदेश देणारे महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, विश्वरत्न, विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, मा जिजाऊ, मा रमाई, मा भीमाई, निष्पाप कर्मयोगी संत गाडगे महाराज, आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले देशाचे सर्वात मोठे वक्ते आदरणीय माननीय डॉक्टर कन्हैया कुमार, तसेच या कार्यक्रमाला अध्यक्ष, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रमोदिनीताई रामटेके, या मंचावर उपस्थित असलेले डॉक्टर प्रवीण इंगोले सर, आमचे कार्याध्यक्ष शहारे साहेब, राजूदास जाधव सर आणि मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि या मंचाच्या समोर असलेले सर्व आदरणीय श्रोतागण, संत पर्वाचे सर्व कार्यकारिणी, समता पर्वाचे सर्व ज्येष्ठ सदस्य, या सर्वांना माझा सप्रेम जय ज्योती, जय भीम। आज यवतमाळमध्ये समता पर्वामध्ये कन्हैया कुमार, डॉक्टर कन्हैया कुमार यांचं आपल्याला मार्गदर्शन ऐकायचं आहे। मी आपला जास्त वेळ घेत नाही, मला माहीत आहे वेळेची आणि आपल्या आतुरतेची मी जास्त परीक्षा घेणार नाही, पण एक गोष्ट नक्की सांगतो, आपल्या आवडीची कितीही चांगली TV सिरियल असली आणि त्यामध्ये जर जाहिरात नसली तर कार्यक्रमाला शोभा येत नाही। तुमची इच्छा नसेल तरी तुम्ही जाहिरात तुम्हाला पाहावंच लागेल। पण एक गोष्ट खरंच सांगतो, मराठीच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये एक प्रश्न असतो आणि कंसामध्ये लिहिलेलं असते की याचा भूतकाळ बनवा, भूतकाळातील वाक्याचा कंसामध्ये लिहिलेलं असते की याचा भविष्यकाळ बनवा। भविष्यकाळातील वाक्याचा उत्तरपत्रिकेमध्ये जसा काळ बदलवता येतो तसा वास्तविक जीवनामध्ये काळ ना पुढे नेता येतो ना मागे आणता येतो। कन्हैया कुमारजी येणार हे मला फक्त आत्मविश्वास होता, कारण माझी 27 डिसेंबरला
2021 रोजी समता पर्वाचे अध्यक्ष म्हणून माझी निवड झाली आणि त्या दिवशीपासूनच माझं स्वप्न होतं, जर कन्हैयाकुमार यवतमाळमध्ये मी आणू शकत असेल तरच मी अध्यक्ष बनतो. आज तुमच्या डोळ्यासमोर मी प्रत्यक्ष मी आणून दाखवलेलं आहे. हेच माझं खरं यश आहे असं मी समजतो. आजपर्यंत झालेले समता पर्वाचे सर्व कार्यक्रम दर्जेदार झाले असे मला वाटते. खरं सांगतो, अनेकांना विश्वास नव्हता की डॉक्टर कन्हैयाकुमार यवतमाळमध्ये येईल की नाही, परंतु तुमच्या डोळ्यासमोर आज मी प्रत्यक्ष हजर केलेला आहे. प्रत्यक्ष आपण त्या सर्व याचे साक्षीदार आहात. मला एकच सांगायचं वाटते, मी खरंच आपला जास्त वेळ घेत नाही, पण एक गोष्ट नक्की सांगतो. एका व्यक्तीला अंधारामध्ये प्रवास करायचा होता आणि त्याला प्रश्न पडला की मी अंधारामध्ये कसा जाऊ. तर शेजाऱ्याने त्याला सल्ला दिला, अरे बाळ, हा कंदील घे आणि तू प्रवासाला निघ. तो बाळ म्हणाला, हा कंदील तर माझ्या पायाखालीच प्रकाश देतो, मला तर आणखी 5 किलोमीटर अंतर जायचं आहे. त्यावर तो बोलला, अरे बाळा, तू चालायला सुरुवात तर कर. अरे जसा तू पुढे जाशील ना तसा प्रकाश देखील तुझ्यासोबत येईल. मला खरंच आज आनंद झाला. मी समता पर्वाची जी सुरुवात केली, मला असं वाटलं की समता पर्व होते की नाही मला प्रश्न पडत होता. मित्रांनो, समता पर्व यशस्वी झालं असं मला वाटते आणि समता पर्वाची सुरुवात देखील चांगली झाली असं देखील मला वाटते. मला आणखी एक गोष्ट सांगायची होती की या समता पर्वामध्ये सर्व जाती समुदायाचे लोक असतात. कोणीही असा गैरसमज करून घेऊ नये की फक्त हे समता पर्व बुद्धिस्ट लोकांसाठीच आहे, विशिष्ट जातीसाठीच आहे. या समता पर्वामध्ये अनेक समाजाचे, अनेक जातीचे, अनेक धर्माचे लोक आहेत आणि हे समता पर्व समतेचं प्रतीक आहे असं मी बोलून माझे 2 शब्द समजतो आणि संपवतो. धन्यवाद. मित्रांनो, इतक्या सुंदर आयोजनासाठी समता पर्वाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट रामदास राऊत सरांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे मित्रांनो. तर आता तो क्षण आलेला आहे की ज्यांना ऐकण्यासाठी मागील 4 ते 5 वर्षापासून आपण वाट बघत आहोत आणि मी आता त्या व्यक्तीला, त्या युवा व्यक्तीला बोलवणार आहे लवकरच. मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है. मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है. सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में. किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है. साथियों, आजादी के 70 साल बाद देश के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से एक भारत का युवाओं को संबोधित करता है और कहता है कि हमें भूखमरी से आजादी चाहिए, हमें बेरोजगारी से आजादी चाहिए, हमें महंगाई से आजादी चाहिए और खास तौर से हमें जातीयवाद से आजादी चाहिए. और उनके साथ वो युवा खड़ा हो जाता है जो भविष्य देख रहा है कि कब देश आजाद हो और हमें आजादी मिले और हम हर बात से हक और अधिकार हमें मिले. और सर, मैं आपके लिए 4 पंक्तियां लिख के लाया हूं और बोलता हूं. जो खड़े हैं दूर वो लोग भी आएंगे, जरा ठहरो तो. जो खड़े हैं दूर वो लोग भी आएंगे, जरा ठहरो तो. भारत का इतिहास चीख चीख कर बताएंगे हम बैरों को. डरने वालों में नहीं है राहुल, डरने वालों में नहीं है राहुल. चिरागों से रोशन करते हैं हम अंधेरों को, चिरागों से रोशन करते हैं हम अंधेरों को. और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा देश की वो आवाज और देश के सबसे बड़े समतावादी विचार मंच से अपनी आवाज रखेंगे और युवाओं को संदेश देंगे, डॉक्टर कन्हैयाकुमार सर. और जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत कीजिएगा, डॉक्टर कन्हैयाकुमार सर. बैठे रहे. इसके बाद इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती प्रमोदिनी दाई रामटेके मैडम, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वह और अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें. जोर से बोलो जय भीम. ताकत से बोलो जय भीम. जेवले नाही का? पुन्हा प्रत्येकदा जोर से बोलो जय भीम.
के कार्यक्रम के सम्मानीय कन्हैया जी कुमार, इस समता पर्व में उपस्थित सभी मान्यवर, आप अध्यक्ष, आप कन्हैया कुमार जी का भाषण सुनकर यहाँ से प्रेरणा लेके जाने वाले हैं। कन्हैया जी 2 साल से हमारे बच्चों की गुलामगिरी की ओर लेके जा रहे हैं और आज आपने यहाँ पर आकर बता दिया है कि अब अपने को आज़ादी की ओर जाने का है, कदम साथ में लेकर कदम साथ में चलने का है। इस कार्यक्रम में आप आए और यवतमाल में आपने जो सभी को प्रेरणा दिए है, मैं यहाँ ज़्यादा आपने जो प्रेरणा दिए है वो सभी प्रेरणा लेके जाएंगे ऐसा मैं सोचती हूँ। और मुझे यहाँ पर समता पर्व ने जो सम्मान दिया है, 15 साल से मैं भी यहाँ समता पर्व में काम करती हूँ। आपने सभी ने, यवतमाल जिलों के लोगों ने, आपको सभी को मालूम है कि खैरलाइन जी आंदोलन में मुझे 5 दिन पुलिस ने PCR लिया था, मेरे पे दंडे चलाए थे, 22 दिन मैं जेल में रही थी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं कन्हैया कुमार जो आंदोलन करता है उनके साथ में मुझे अध्यक्ष पद मिला है और मैं समता पर्व का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे मेरे भाई अंकुश जी वाकड़े, मेरी माँ लीलाताई भेले, भगत साहब, मेरी छोटी बहन पल्लवी और या मनोज जी सहारे साहब, मेरे साथ में कंधे से कंधा लगा कर खड़े रहने वाले राजदास जी जाधव और आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबको एक बार फिर से जय भीम, जय भीम, जय ज्योति, जय भीम। आभार प्रदर्शन के लिए जयश्री भगत मैडम का आवाज है। विश्ववंदनीय तथागत भगवान बुद्ध, आरक्षणाचे जनक राजश्री शाहू महाराज, भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि एका अविद्येने शूद्र खचले असे सांगणारे महात्मा ज्योतिबा फुले आणि समस्त बहुजनांच्या उत्थानाकरिता कल्याणाकरिता ज्या ज्या प्रथमतः विनम्र अभिवादन। आणि या ठिकाणी जमलेले सर्व उपस्थित, गेल्या 4 वर्षापासून आपण ज्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहत होतो ते आज कन्हैया कुमारजी आपल्या या ठिकाणी आले आणि आपण त्यांचं भाषण ऐकलं, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते। कन्हैया कुमारजी, तुम्ही आलेत आणि आमचा हा समता पर्वाचा प्रोग्राम आज या ठिकाणी यशस्वी झाला असं मी जाहीर करते। सर्वांचे आभार मानते आणि इथेच थांबते। आप देख रहे हैं JSM जनसंवाद महाराष्ट्र न्यूज़। अभी यहाँ पर कन्हैया कुमार जी का बहुत ही बेहतरीन भाषण हुआ है। पूरे देश में, पूरे इंडिया में उनका नाम चलता है, उनके नाम से लोग दूर दूर से उनका भाषण सुनने आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत से लोग हैं जो कन्हैया कुमार जी को सुनने आए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह कन्हैया कुमार जी आकर गए हैं और सभी लोग यहाँ जो है ये कन्हैया कुमार जी के फ़ैन हैं यहाँ पर। अभी आपने देखा है, इसके पहले एक बहुत यवतमाल आइडल का शो हुआ, इनका एंकरिंग सर ने किया है। यवतमाल आइडल का शो हुआ, उसका एंकरिंग सर ने किया है, मैडम ने किया है। तो हम कल भी यहाँ पर जो यवतमाल आइडल है वो पूरा एपिसोड हम कल देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय ज्योति।